तो चलिए शुरू करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के प्रश्न से। इस ट्यूटोरियल के पहले प्रश्न में आपको एक पोटेंशियल एनर्जी टर्म दिए गए हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x और y की टर्म्स में, और आपको कहा जाता है एनर्जी आइगन वैल्यू और उसके अनुरूप आइगन फंक्शन निकालने के लिए उस पार्टिकल के लिए जिस पर ऐसा पोटेंशियल काम कर रहा है जो 2 डायमेंशन पोटेंशियल है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम दिए गए पोटेंशियल को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ हमें दिया गया प्रश्न एक पोटेंशियल x और y का फंक्शन है, इसलिए यह 2 डायमेंशन पोटेंशियल है और आपके पास पोटेंशियल है फॉर्म √3x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस यह एक स्क्वायर ब्रैकेट है √3y प्लस x होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए प्रश्न हल करते समय बस पोटेंशियल की फॉर्म याद करने की कोशिश करें। तो यहाँ हम इन कोऑर्डिनेट को दोबारा परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। x प्राइम के तौर पर मैं इसे लिखती हूँ √3x प्लस y विभाजित 2 से, और y प्राइम को √3y के स्क्वायर रूट के तौर पर वहां माइनस है, मेरे ख्याल से हाँ माइनस x y 2 है। तो यहाँ इस एक्सप्रेशन में x स्क्वायर है, तो जब मैं इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिखती हूँ मेरे पास एक x प्राइम स्क्वायर प्लस y प्राइम स्क्वायर होगा। अब इसमें से यह वास्तव में एक बदलाव है। जब मैं इसे मैट्रिक्स नोटेशन में लिखती हूँ मेरे पास होगा x y, यह होगा 3/2 का स्क्वायर रूट, यह होगा हाफ, फिर मेरे पास है -हाफ और 3/2 का स्क्वायर रूट। तो यह एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं और आप जांच भी कर सकते हैं। आप जांच सकते हैं कि U डैगर 1 है, आप इसकी जांच कर सकते हैं। तो यह एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, और अब हम पोटेंशियल को लिख सकते हैं A गुना 4 और x गुना स्क्वायर प्लस y प्राइम स्क्वायर, यह होगा एक्सप्रेशन नए कोऑर्डिनेट x प्राइम और y प्राइम में पोटेंशियल के लिए। अब हम अगले स्टेप पर जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में उस पार्टिकल के लिए एक शॉर्ट हैंड नोटेशन इस्तेमाल कर रही हूं जिस पर ऐसा पोटेंशियल काम कर रहा है जो 2 डायमेंशनल पोटेंशियल है d² साई बटा dx प्राइम स्क्वायर प्लस d² साई बटा dy प्राइम स्क्वायर है। अब याद रखें मैं इन सबस्क्रिप्ट को हमेशा छोड़ सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इसे पहले बार लिख रही हूँ मैं ये सबस्क्रिप्ट रखती हूँ। तो -h² बटा 2m, फिर मेरे पास ऐसी पोटेंशियल टर्म होगी जो v है, या मैं यहाँ लिखती हूँ 4v x प्राइम स्क्वायर प्लस y प्राइम स्क्वायर साई ऑफ
एक्स प्राइम कॉमा वाई प्राइम। बाद के स्टेप में हम वेरिएबल के अलगाव को लिखेंगे, ताकि इस बार हम वे सबस्क्रिप्ट लिखेंगे जो बेहतर होंगी, यानी कि साई एक्स प्राइम वाई प्राइम के इक्वल होंगी। अब अगर मैं यह टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन पाने के लिए वेरिएबल का अलगाव करती हूँ, मैं जो करूँगी वह है, मेरे पास होगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बटा 2m डेल स्क्वायर साई एक्स प्राइम बटा डेल एक्स प्राइम स्क्वायर, यह है काइनेटिक टर्म, प्लस 4 ए एक्स प्राइम स्क्वायर एक्स प्राइम का साई इक्वल है ई एक्स प्राइम साई ऑफ एक्स प्राइम के। आप वेरिएबल का अलगाव का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्स प्राइम कोऑर्डिनेट और वाई प्राइम कोऑर्डिनेट के लिए अलग अलग श्रोडिंगर इक्वेशन लिख सकते हैं। तो दूसरा एक्सप्रेशन होगा डेल स्क्वायर साई वाई प्राइम बटा डेल वाई प्राइम स्क्वायर प्लस 4 ए वाई प्राइम स्क्वायर साई वाई प्राइम इक्वल है ई वाई प्राइम साई ऑफ वाई प्राइम के। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं। जरा ऐसे हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन याद करें जिस पर एक पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर काम कर रहा है। जरा उस एक्सप्रेशन को याद करें, या एक्स का हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर साई के इक्वल है। और जब आप इस टर्म की उस पोटेंशियल से तुलना करते हैं जो हमारे पास है, हमें क्या प्राप्त होता है? हमें पता चलता है कि ये और कुछ नहीं है बल्कि m ओमेगा स्क्वायर है। तो जब आप m हाफ m ओमेगा स्क्वायर की तुलना हमारे एक्सप्रेशन 4 रे एक्स स्क्वायर से करें, आई निकल जाएगा तो 4a। तो अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को एक मान लूं तो मेरा m 8a होगा, या अगर मैं m को एक मान लूं तो ओमेगा कोई वैल्यू 2 लेगा या 8 का कुछ स्क्वायर रूट या कुछ। तो यह होगा एक्सप्रेशन जो हमें प्राप्त हुआ है, जो काफी कुछ हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल के समान है, जिसमें एक ही टर्म्स में ओमेगा की वैल्यू थोड़ी अलग है। तो इस एक्स प्राइम के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू निकलेगी एक्स प्राइम प्लस हाफ एच क्रॉस, और y प्राइम के लिए निकलेगी n y प्राइम प्लस हाफ h क्रॉस। और हमारा ओमेगा यहाँ है एक। अगर हम ओमेगा को एक मान लेते हैं तो यह एक्सप्रेशन है जो हमें मिलता है, और इसके अनुरूप वेव फंक्शन एक्स प्राइम एन का साई प्राइम वी प्राइम, ये अनुरूप वेव फंक्शन है इस पार्टिकल के लिए। यहाँ आपको यह नोट करना चाहिए कि आपका कुल ई या कुल एन है एक्स प्राइम प्लस एन वाई प्लस 1, या ई एन जबकि मैं इसे n प्लस 1 h क्रॉस
लिख सकती हूँ, जबकि n कुछ नहीं है बल्कि n x प्राइम प्लस n y प्राइम है। तो यहाँ हमें n x और n y की अलग अलग वैल्यूज निकालनी है। हम निकाल सकते हैं, या इसके बजाय हम एक डिजनरेसी रख सकते हैं। यह मेरा n है और वेव फंक्शन x, y का साई कुल वेव फंक्शन है x, y। और आप वेव फंक्शन लिख सकते हैं। तो हमने कोऑर्डिनेट x प्राइम y प्राइम बदल दिए हैं। तो यह होगा x प्राइम y प्राइम इन x प्राइम और इन y प्राइम के साथ। तो वेव फंक्शन x प्राइम और y प्राइम दो कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, क्योंकि आपको एक दो डायमेंशनल वेव फंक्शन दिया गया है। और क्योंकि सिस्टम दो डायमेंशनल है और हम वेरिएबल को अलग कर सकते हैं सिर्फ x प्राइम या y प्राइम के फंक्शन के तौर पर, और इन x प्राइम और इन y प्राइम की वैल्यू के आधार पर आप निकाल पाएंगे आपके पास एक डिजेनरेट स्टेट है या नहीं। तो जब आप n की वैल्यू का एक्सप्रेशन स्पष्ट रूप से लिखते हैं उन स्टेट के आधार पर जो निकाली जा सकती है, तो ऐसे सिस्टम के लिए जो एक हैमिल्टनियन द्वारा बताया जाता है, जो हैमिल्टनियन ऑपरेटर द्वारा दिया गया है, वह लिखा जाता है p स्क्वायर बटा 2m प्लस पोटेंशियल भाग जो है ax स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और हमें आकलन करना होगा क्या होगा अगर ऑपरेटर इवोल्यूशन की हाइजेनबर्ग पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं। एवोल्यूशन ऑपरेटर इस संबंध द्वारा दिया जाता है जब ऑपरेटर पर कोई स्पष्ट टाइम डिपेंडेंस नहीं है। हम बस यह संबंध लिख देते हैं जिसे एहरनफेस्ट थ्योरम भी कहा जाता है। और अब हमें ऐसा हैमिल्टनियन दिया गया है जो ऐसा है कि आपने एक बॉक्स हैमिल्टनियन में रेगुलर हार्मोनिक ऑसिलेटर हैमिल्टनियन पार्टिकल देखा है। तो एक खास हैमिल्टनियन आपको दिया जाता है। एक हैमिल्टनियन ले दिया गया हैमिल्टनियन टाइम से इंडिपेंडेंट है और इस पूर्वधारणा के साथ हम आगे बढ़ते हैं और Li की टाइम पर कोई स्पष्ट डिपेंडेंस नहीं है। कहने का मतलब है कि और Li की कोई स्पष्ट टाइम डिपेंडेंस नहीं है। इसलिए हमारे पास कोई दूसरी टर्म नहीं है। Li पर कोई स्पष्ट टाइम डिपेंडेंस नहीं है। तो अब हम हाइजेनबर्ग टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर लिखते हैं, यानी मैंने जो जनरल रूप में लिखा है अब हम Li के मामले के लिए लिखेंगे। तो हाइजेनबर्ग टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर या इक्वेशन Li के लिए दी गई है। मैं इसे लिख सकती हूँ, यानी मोमेंटम ऑपरेटर Li के कंपोनेंट में से एक। तो मैं वैल्यू ले सकती हूँ 1, 2 या 3। तो मैं वैल्यू ले सकती हूँ x, y या z। तो इस टर्म
का आपको आकलन करना होगा। हमें हैमिल्टनियन के साथ LI के कम्यूटेटर का आकलन करना होगा। तो आगे बढ़ने के लिए हम LI को Z कंपोनेंट मानते हैं। तो LZ के लिए हमें परिभाषा पता है। हम लिख सकते हैं x कैप PY माइनस y PX। हमें यह परिभाषा पता है। तो संक्षेप में आपको हैमिल्टनियन के साथ XP कैप और हैमिल्टनियन के साथ YPY का कम्यूटेटर निकालना है। तो XPY हम पहले कैलकुलेट करेंगे। हम प्रश्न को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो XPV हैमिल्टनियन के साथ कम्यूट होने पर हमें हैमिल्टनियन की फॉर्म दी जाती है 1/2m। हम बाहर ले सकते हैं और आपको कम्यूटेशन संबंध फिर से याद करना होगा जो हम पहले कर चुके हैं। तो हमारे पास होगा px। अब हमें पता है कि हैमिल्टनियन p²/2m है और p² को मैं लिख सकती हूँ। जरा इस भाग को याद करें कि p² को px प्लस py² प्लस pz² लिखा जा सकता है। तो हम जानते हैं कि x px के साथ कंप्यूट नहीं होगा, हमें एक नॉन जीरो टर्म मिलेगी और x और py x और pz मुझे शून्य टर्म्स देंगे। तो यह टर्म्स वास्तव में योगदान नहीं देंगे, वे शून्य पर ले जाएंगे। तो मैं इन दो टर्म्स को इस स्टेट पर निकाल सकती हूँ। काइनेटिक भाग के लिए और पोटेंशियल टर्म के लिए है a गुना फिर वही चीज p कैप x कैप py कैप कोमा xyz भी। इसी तरह आपको देखना होगा कौन सा योगदान देगा। तो हमारे पास है x⁻² y⁻² z⁻²। तो इस मामले में एकमात्र टर्म जो योगदान देगी वह होगी v⁻² जो y² टर्म है और यह एक कांस्टेंट है जो मैंने बाहर निकाला है। तो अब हम कम्यूटेशन संबंध इस्तेमाल करते हैं। तो पहली टर्म मुझे देगी x कैप px गुना py और हमें पता है कि py px का कम्यूटेटर शून्य है। तो इसका दूसरा भाग नहीं दिखेगा, कोई योगदान नहीं है और वहां हमारे पास है एक x कैप, मेरे पास है py y कैप स्क्वायर और फिर से x और y मुझे उस x और y² की शून्य कम्यूटेशन देंगे जिसे वे कम्यूट करते हैं। तो दूसरी टर्म फिर से योगदान नहीं देगी। तो मेरे पास क्या बचता है? मेरे पास होगा IH क्रॉस बटा 2m। तो यहाँ मुझे लिखना होगा px² जो मैं भूल रही थी। तो आपको बहुत ध्यान देना होगा, बहुत सारे कम्यूटेटर हैं और आपको संबंध याद रखना होगा और जो टर्म्स मैं स्पष्ट लिख रही हूँ वे टर्म्स स्पष्ट लिखनी होंगी जो योगदान देती हैं और जो टर्म्स शून्य है मैंने उन्हें बस हटा दिया है। तो ax यह मुझे देगा फिर से मेरे पास होगा 2IH क्रॉस गुना y⁻। तो सिंप्लीफाई करने पर मुझे मिलता है IH क्रॉस m प्लस यहाँ मुझे ध्यान रखना होगा y² px मुझे देगा IH क्रॉस। तो यहाँ मेरे पास एक माइनस साइन होगा, तो मेरे पास होगा एक माइनस साइन 2IH क्रॉस बटा। तो यहाँ यह है -2IH क्रॉस के x कैप
वाई कैप। मुझे यह परिणाम मिलता है। सरलीकरण के बाद यह है एक्स पी वाई एच इसी तरह सिर्फ निरीक्षण करके आप सोच सकते हैं या निरीक्षण करके आप हैमिल्टनियन के साथ वाई पी एक्स के कम्यूटेटर की वैल्यू का अनुमान लगा सकते हैं। हैमिल्टनियन के साथ वाई पी एक्स कम्यूटेटर मुझे देगा आई एच क्रॉस बटा एम, जहां मेरे पास पी एक्स पी वाई है। तो हैमिल्टनियन के साथ वाई पी एक्स के कम्यूटेटर पी वाई को इसी तरह का योगदान आई एच क्रॉस एक्स कैप वाई कैप मिलेगा। तो अब इसके साथ आप एल जेड निकाल सकते हैं। हैमिल्टनियन ऑपरेटर के साथ आपको इस टर्म को इससे घटाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं वे इक्वल और विपरीत हैं। तो यह है दूसरी टर्म आई एच क्रॉस पी एक्स पी वाई बटा एम माइनस 2 ए आई एच क्रॉस एक्स और वाई। तो यह मुझे 0 देता है। इसी तरह एक अभ्यास के तौर पर आप एल एक्स और एच और एल वाई का आकलन कर सकते हैं और हैमिल्टनियन ऑपरेटर यह हमें देगा 0। तो जनरल तरीके से एल आई हैमिल्टनियन ऑपरेटर के साथ 0 है, जहां मैं वैल्यू एक्स वाई और जेड ले सकती हूं। तो इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एल आई जब अब टी के संबंध में डिफरेंशिएट करते हैं, यानी एल आई टाइम से इंडिपेंडेंट है या यह समय की तुलना में स्टेशनरी है। तो यह दूसरा प्रश्न है जो हमने किया है। तीसरे प्रश्न के लिए मैं बस आसान संकेत दूंगी। यह बहुत सरल प्रश्न है। यह अभ्यास इसी तरह के हाइड्रोजन एटम अभ्यास के लिए दोहराया जाएगा। तो इस खास अभ्यास के लिए मैं आपको संकेत दूंगी और फिर आप इसे हल कर सकते हैं। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको यह कई किताबों में भी मिलेगा। तो 81 पेज पर तीसरा प्रश्न, पार्टिकल पर ऐसा पोटेंशियल काम कर रहा है जो आपको दिया गया है 1/x² + y² हाफ m ओमेगा² z², जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो आपको पोटेंशियल कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को हल करना है। तो आप पोटेंशियल के इस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट होगा। तो हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट में हमें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी होगी p² h² बटा 2m। तो पहले हम काइनेटिक भाग लिखते हैं 2/2 रो
यह है रो, यह थीटा है और फिर हमारे पास होगा z कोऑर्डिनेट प्लस पोटेंशियल टर्म, तो यह थी काइनेटिक टर्म। पोटेंशियल टर्म है 1/रो स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर या z स्क्वायर, आपके पास z स्क्वायर है, ठीक है। साई ऑफ, तो साई एक फंक्शन होगा रो थीटा और z का, जो है ये साइन। तो आपके पास काइनेटिक भाग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में है, फिर आपके पास पोटेंशियल भाग है, तो आपके रो के पास अब है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो अब बन गया है रो स्क्वायर, और z कोऑर्डिनेट जैसा है वैसा ही रहेगा। तो z आपके सिलेंडर की लेंथ है, तो x और y आपकी रो डायमेंशन है। इसके साथ अब आप क्या करेंगे, आप वेरिएबल का अलगाव करेंगे और इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। तो आपका वेव फंक्शन रो थीटा और z का एक फंक्शन है, तो आप इसे दोबारा रो का p थीटा का कैपिटल थीटा लिख सकते हैं और छोटे z का z, तो इसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे पहली इक्वेशन में, जो मैंने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए लिखी है, और फिर वेरिएबल के अलगाव द्वारा अब इसे 2 चरणों में करेंगे। ठीक है, तो पहले z को अलग करना ज़्यादा आसान होगा और फिर आप देख सकते हैं रो और थीटा एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। दूसरे पाथ में आप इस जुड़ाव को हटा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को दोबारा लिखने के लिए यह संकेत पर्याप्त है। और फिर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को हल करें और p थीटा और z के लिए इसके अनुरूप इक्वेशन प्राप्त करें। तो इस ट्यूटोरियल के 2 और प्रश्न दूसरे भाग में जारी रखेंगे।